जय हिंद दोस्तों। परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी भर्ती परीक्षा है उसके लिए निःशुल्क बैच लेकर के आए हैं। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें आपको विधिवत रूप से या कभी कभार कुछ अव्यवस्था होने के कारण आपको क्लासें मिल रही हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एग्जाम कब करवाया जाएगा इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई। इसीलिए आपकी क्लासें हो सकता है थोड़ा गति में धीमी हो। जैसे ही आपके आयोग के द्वारा यह सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है या किस माह में होना है, इसकी जरा भी अगर पुष्टि मिलेगी तो फिर आपका सिलेबस आपके निर्धारित समय से 10 दिन पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि की। इससे पहले की जो भी हिंदी की क्लासें हैं उसमें हम लोगों ने हिंदी के सिलेबस के अनुसार विधिवत रूप से जो भी आपके सिलेबस में सम्मिलित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम लोगों ने चर्चा की है। संधि की क्लास में हमने आपको इससे पहली वाली क्लास में स्वर संधि उसके 5 प्रकारों पर चर्चा की है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको प्रकार नहीं पढ़ने हैं, ये आपको कम से कम एक सहूलियत मिलती है हिंदी में, जबकि संस्कृत में व्यंजन संधि के प्रकार भी होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले कम से कम एक बार हम लोग इस तरफ भी ध्यान ले जाएं कि क्या होते हैं व्यंजन, और फिर उन्हीं व्यंजनों से या कौन कौन से व्यंजन उस व्यंजन संधि में भाग लें। तो सबसे पहले आपको पता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन को 4 आधार पर बांटा गया है, ये आपको वर्णमाला में बताया गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको पता है कि एक व्यंजन होते हैं जिनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। दूसरे आपको पता है दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। तीसरे व्यंजन एक होते हैं जिनका नाम क्या होता है? जिनका नाम होता है ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्मीय वर्ण। और चौथे जो प्रकार होते हैं उनको कहते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है ये भी 4 वर्ण होते हैं, शा, तालव्य शा, सा, मूर्धन्य शा और शा, दंती शा, और इसके अलावा हा, जिसको कहते हैं काकल्य या कुंठित वर्ण। संयुक्त वर्ण में भी 4 ही वर्ण आते हैं। एक तो होता है आपका छा, दूसरा होता है त्रा, तीसरा होता है ज्या और चौथा वर्ण होता है कौन सा? स्रा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये 2 अलग अलग प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं, जैसे इसका निर्माण होता है का प्लस मूर्धन्य शा से, इसका निर्माण होता है ता प्लस रा से, और इसका निर्माण होता है ज प्लस इया से, और इसका निर्माण होता है शा प्लस रा से। चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ही व्यंजन मिल करके इन व्यंजनों का निर्माण करते हैं, इसीलिए अगर ये शब्द शुरुआत में आएंगे तो ये वाला वर्ण भाग लेगा संधि में, और अगर अंत में आते हैं तो ये वाला वर्ण भाग लेता है संधि में। अर्थात किसी न किसी वर्गीय या ऊष्मीय वर्ण या अंतस्थ वर्ण में से ही कोई वर्ण मिल करके संयुक्त व्यंजनों का निर्माण करते हैं। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझ पाएं कि जो भी आपकी संधि होती है उसमें संयुक्त व्यंजन भाग नहीं लेते, बल्कि संयुक्त व्यंजन के ही जो वर्ण मिल करके बनते हैं वो भाग लेते हैं। तो फिर व्यंजन संधि में भाग कौन कौन से लेंगे? तो व्यंजन संधि में सबसे पहले वर्गीय व्यंजन कौन कौन से? एक तो आपको पता है का वर्ग, इसके अलावा आपको पता है चा वर्ग, इसके अलावा आपको पता है टा वर्ग, इसके अलावा कौन कौन सा वर्ग है? एक है ता वर्ग, और एक वर्ग और कौन सा है? एक वर्ग है पा वर्ग। टोटल 5 वर्ग हैं, और इन 5 वर्गों में आपको पता है 5 वर्ण हैं। और वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो उन वर्णों को भी एक बार हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है का, इसके अलावा खा, इसके अलावा गा, घा, और इसका पंचमाक्षर कौन सा हो जाएगा? अंग।
चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? चा, छा, जा और झा, और इसके अलावा इसका पंचमाक्षर कौन सा आ जाएगा? इया। टा वर्ग में कौन कौन सा आएगा? टा, ठा, डा और ढा आ जाएगा। इसके अलावा और कौन सा आ जाएगा? रा। आपके मन में हो सकता है ये मन में आए कि सर व्यंजन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि आप में से कितने लोगों ने वर्णमाला का रिवीजन किया होगा। हो सकता है ये वर्ण भी भूल गए हों कि वर्गीय व्यंजन कोई वर्ण होते हैं। इसीलिए मैं व्यंजनों का आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं, और चूंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन की जानकारी भी आपके लिए आवश्यक है। ता वर्ग में ता आएगा, इसके अलावा था आएगा, दा आएगा, धा आएगा, और कौन सा वर्ण आएगा? ना आएगा। और पा वर्ग में पा आएगा, फा, इसके अलावा बा, इसके अलावा भा आ जाएगा, और कौन सा आएगा वर्ण? मा आ जाएगा। टोटल 25 वर्ण आ जाएंगे, और इनको अगर हम एक संख्या के रूप में संख्यांकित कर दें तो सीधे लिख सकते हैं, ये आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अर्थात अगर हम कहें वर्गीय व्यंजन के दूसरे तीसरे वर्ण, इसका मतलब हो जाएगा हर वर्ग के दूसरे तीसरे वर्ण, यानी कि का वर्ग का दूसरा तीसरा खा और गा, ऐसे ही चा वर्ग का छा और जा, टा वर्ग का ठा और डा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे नियम में हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे कि वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ग तीसरा या दूसरा या पहला भाग लेगा। तो अब आप समझ गए कि व्यंजन संधि में कुल मिलाकर के कितने व्यंजन भाग लेंगे। तो वो हो गए एक वर्गीय व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे ऊष्मीय व्यंजन अर्थात 25 ये, इसके अलावा 4 ऊष्म और इसके अलावा 4 अंतस्थ, अर्थात 25 और 8 कितना? 31 वर्ण। व्यंजन संधि में टोटल कुल मिलाकर के 31 व्यंजन, और हो सकता है अगर स्वर शामिल होंगे तो फिर 11 स्वर, और 31 द्वारा 11 कितने हुए? 44, अर्थात 44 वर्ण मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, व्यंजन पर कर चुके, अब चर्चा करेंगे कि क्या होती है व्यंजन संधि। तो अब समझिए व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि होगी क्या? तो संधि का आपको पता है कि यदि दो अर्थपूर्ण शब्द मिलेंगे और उनके मिलने से कुछ विकार या परिवर्तन होगा तो फिर संधि होगी। लेकिन संधि का नाम उसके परिवर्तन के आधार पर रखा जाता है, इसीलिए योग चाहे जिसका हो, परिवर्तन अंततः किसमें होगा? व्यंजन। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि, अगर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि किसी, और किसी का अर्थ है कोई भी हो, यदि किसी स्वर का योग किससे हो जाए? किसी स्वर का योग किसी व्यंजन से हो जाए, ये पहली कंडीशन होगी। या किसी व्यंजन का योग, किसी व्यंजन का योग किसी स्वर से हो जाए, ये दूसरी कंडीशन। अथवा किसी व्यंजन का योग, किसी व्यंजन का योग किसी व्यंजन से ही हो जाए। 3 कंडीशनें हैं, और तीनों कंडीशनें आपको याद रखना है कि एक कंडीशन यदि किसी स्वर का योग किसी व्यंजन से हो जाए, अथवा किसी भी व्यंजन का योग किसी भी स्वर से हो जाए, अथवा तीसरी कंडीशन है कि किसी व्यंजन का योग व्यंजन से ही हो जाए। तीनों ही स्थितियों में परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन होगा व्यंजन में, और इसीलिए ये संधि की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। एक एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। दूसरी जानकारी आपको क्या होनी चाहिए? दूसरी ये कि हमने जो ये स्वर और व्यंजन लिख दिया ये है क्या? तो फिर आपको एक बार ध्यान आकर्षित करवा दें कि स्वर क्या है। जो पहले वाले लिखे हैं ये है पहले शब्द के अंतिम वर्ण, और जो बाद वाले लिखे हैं ये है बाद वाले शब्द के पहले वर्ण। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, या पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, और मिल करके व्यंजन में परिवर्तन हो, तो संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। देखते हैं, एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर बात हो स्वर प्लस व्यंजन की, जैसे मान लीजिए हमने शब्द एक लिख दिया अनु,
और उसका योग कर दिया किससे? छेद से। तो अनु प्लस छेद मिल करके शब्द क्या बनता है? शब्द बन जाता है अनुच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। ये आपने देखा स्वर है, इधर आपने देखा क्या है? व्यंजन है, और स्वर का योग व्यंजन से हुआ, परिवर्तन किस में हो गया? व्यंजन में हुआ। और अगर परिवर्तन व्यंजन में होता है तो संधि आपकी होगी व्यंजन संधि। दूसरा देखिए, इसका एक उदाहरण देखते हैं कि व्यंजन का योग किससे हो जाए? स्वर से हो जाए। मान लीजिए हमने एक शब्द लिख दिया शट, और उसके बाद इसका योग हमने करवा दिया किससे? आनंद से, और मिल करके ये शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है षडानन। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा षडानन। तो आपने देखा कि यहाँ क्या था? व्यंजन था, और यहाँ क्या था? स्वर था, और व्यंजन और स्वर का योग हुआ, परिवर्तन व्यंजन में हुआ, इसलिए भी ये क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तीसरा देखिए कि व्यंजन का योग व्यंजन से ही हो जाए, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण लिखते हैं कि खुद शब्द जो होता है कौन? संधि। ये इसी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सम प्लस धी। शब्द क्या बनेगा? सम प्लस धी मिल करके शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा संधि। शब्द बन जाएगा संधि। अब इधर भी व्यंजन था, इधर भी व्यंजन था, और परिवर्तन में भी क्या आया? व्यंजन आया, इसलिए ये क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। तो हमने तीनों संभावनाएं आपको बता दी। स्वर का योग व्यंजन से, व्यंजन का योग स्वर से, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, तो परिवर्तन क्योंकि व्यंजन में होता है इसलिए संधि कहलाती है व्यंजन संधि। एक एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक करके व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि के नियम। देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम क्या होगा आपका? तो पहला नियम है आपका पहले वर्ण के नियम। नियम जो भी हमने आपको लिखवाए हैं वो एक विधिवत रूप में लिखे हैं, तो आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए समझिए क्या है। अगर किसी वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण, वर्गीय व्यंजन क्या है? हमने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया है कि व्यंजन क्या है। उसी व्यंजन में आपको हमने यहां लिखवाया था क्या? वर्गीय व्यंजन, ता से लेकर मां तक टोटल 5 वर्ग। उन्हीं में से अगर पहले वाले वर्ण, और पहले वाले वर्ण होंगे कौन कौन से? तो पहले वर्ण हो सकते हैं आपके का, चा, ता, ता, पा। अर्थात अगर इन वर्णों का योग किसी भी वर्गीय व्यंजन के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो जाए। और तीसरे और चौथे वर्ण का मतलब क्या है? तो तीसरे चौथे वर्ण का मतलब यह है कि तीसरे का अर्थ है जो इस सीध में आएंगे, और चौथे का अर्थ है जो इस सीध में आएंगे। अर्थात का वर्ग का तीसरा चौथा हो जाएगा गा और घा, चा वर्ग का तीसरा चौथा हो जाएगा जा और झा। इसी प्रकार इसके सीध में जो भी वर्ण आएंगे, अगर इनका योग इनसे हो जाए तो, अथवा किसी भी स्वर से हो जाए। और किसी स्वर का अर्थ है कि आप जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर तीसरे चौथे वर्ण से हो जाए, या 11 स्वर में से किसी भी स्वर से हो जाए, या इन चारों वर्णों में से किसी से हो जाए, और चारों वर्ण ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। नियम क्या है? यदि वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण अर्थात का, चा, टा, ता, पा का योग वर्गीय व्यंजन के और किसी भी वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ण से, या किसी भी स्वर से, या किसी अंतस्थ वर्ण से हो जाए, तो फिर ये जो पहले वाले वर्ण होते हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले वाले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात गा में हो जाएगा, चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा, और इस पा का परिवर्तन बा में हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। जैसे जैसे शब्द लिखा है ऋक प्लस वेद। शब्द क्या लिखा है? शब्द लिखा है ऋक प्लस वेद। आपने देखा वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है, उसका योग किसी भी अंतस्थ वर्ण से हो रहा है,
और अगर अंतस्थ वर्ण से भी हो तो पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा ऋग्वेद। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा ऋग्वेद। वैसे ही अगर इस ता का योग, और ता क्या है, वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, आपने देखा अगर ये ता लिखा है तो उसका योग किसी भी वर्गीय व्यंजन के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए। जा क्या है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा है ये, चा वर्ग का तीसरा वर्ण। अगर इससे हो जाए तो भी ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तो फिर प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, अर्थात ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, जा में हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। शब्द क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। और ये शब्द जो हमने लिखा है वर्तनी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है। इससे ऊपर भी जो हमने शब्द लिखा है वो भी आपका महत्वपूर्ण शब्द में से एक ही है। अगला उदाहरण क्या है, शट प्लस आनंद। ये हम आपको बता चुके हैं कि टा का योग अगर किसी भी स्वर से हो जाए तो टा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात किसमें हो जाएगा, डा में हो जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा षडानन। शब्द क्या बन जाएगा, षडानन। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है षडानन किसका पर्यायवाची है। अगला शब्द है सत्य प्लस भावना। सत्य प्लस भावना। भा क्या है, भा है पा अक्षर का या पा वर्ग का, पा फा बा भा अर्थात चौथा वर्ण। और अगर चौथे वर्ण से भी हो जाए तो भी इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, कौन, पहला वाला वर्ण। और चूंकि ये दोनों एक ही वर्ग के हैं तो इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा दा, और ये मिल करके शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा शद भावना। तो सत्य प्लस भावना शब्द मिलकर क्या बनेगा, शब्द मिलकर बन जाएगा शद भावना। अगला उदाहरण है सुप प्लस अंत। पा का योग हो रहा है किसी स्वर से तो पा का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सुबंत। शब्द क्या बन जाएगा, सुबंत। तो सुप प्लस अंत शब्द क्या बन जाएगा, सुबंत। नियम क्या है, अगर वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का योग किसी भी स्वर से या तीसरे चौथे वर्ण से या किसी अंतस्थ वर्ण से हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है, पहले वर्ण से ही संबंधित है। कौन सा नियम, अगला नियम। और है क्या, अगर वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का योग अभी तक तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ या किसी स्वर से होता था, अब किससे होगा, किसी भी पंचमाक्षर से होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर पंचमाक्षर तो वर्गीय व्यंजन में हमने पढ़े हैं कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अंगा, एक होता है इया, एक होता है अड़ा, एक होता है ना और एक होता है मा। लेकिन आपने केवल पंचमाक्षर में 2 ही वर्ण लिखे हैं, एक तो ना दूसरा मा। तो हमने कहा आपकी बात सही है, लेकिन कारण क्या है कि हमने 2 ही लिखे, क्योंकि इन शब्दों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसीलिए जो बाद में शब्द आएगा उसका पहला वर्ण केवल या तो ना हो सकता है या तो मा हो सकता है। इसीलिए हमने पंचमाक्षर के स्थान पर क्या लिख दिया, या तो ना या तो मा। अब अगर प्रथम वर्ण का योग या तो ना से होगा या तो मा से होगा तो पहले वाले जो वर्ण होंगे वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात इस का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अंगा में हो जाएगा। इस चा का परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमाक्षर इया में हो जाएगा। इस टा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के अड़ा में हो जाएगा और इस ता का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात ना में हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, देखते हैं। जैसे शब्द लिखा है दिक प्लस मंडल। का वर्ग का योग किससे हो रहा है, मां से, तो का अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा दिंग मंडल। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा दिंग मंडल। और ये इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, क्यों,
क्योंकि इधर कोई भी व्यंजन या कोई स्वर नहीं है जो इसको पूर्ण करेगा, अर्थात इसके नीचे हलंत बना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? अगला है रुच प्लस मैं, चा का योग मां से होगा तो चा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर या में हो जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा रुंझमय। शब्द क्या बन जाएगा? रुंझमय। अगला उदाहरण है सट प्लस मास। इससे पहले वाले नियम में था सट प्लस आनंद, सदानंद, लेकिन अब है सट प्लस मास। पंचमाक्षर से योग होगा तो ता का परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमाक्षर में होगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? तो चूंकि ता का परिवर्तन अड़ा में होगा तो ये शब्द बन जाएगा षडमास। शब्द क्या बन जाएगा? षडमास। और ये भी महत्वपूर्ण है, वर्तनी में पूछा जाता है। अगला है जगत प्लस माता। ये भी यहीं से आप इंपॉर्टेंट इसको लगा दीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। जगत प्लस माता, और आप कहते हैं जगत माता, जगत माता। वर्तनी में भी आप गलत ही उच्चारण करते हैं, लेकिन ता का योग मां से होगा तो ता अपने पंचमाक्षर अर्थात ना में परिवर्तित होगा और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा जगन माता। शब्द क्या बन जाएगा? जगन माता। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, मैंने आपको बता दिया। तो जगत प्लस माता, शब्द क्या बन जाएगा? जगन माता। ये है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अगर प्रथम वर्ण का योग पंचमाक्षर से हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। एक शब्द यहां पास आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है और ये भी महत्वपूर्ण और अपवादित शब्दों में से एक है। शब्द क्या है? सन्यासी। सन्यासी वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। आपके सामने लिखा है, आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे, मन में बिठा लीजिए। इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा सत प्लस न्यासी। विग्रह क्या होगा? सत प्लस न्यासी। और मिल करके ये शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सन्यासी। शब्द क्या बनेगा? सन्यासी। अब आप देख रहे हैं एक सन्यासी ये लिखा है, दूसरा सन्यासी ये लिखा है। वर्तनी में अगर पूछा जाए तो दोनों सही हैं, लेकिन आपके विकल्पों में दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, तो जो दिया हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है? अब तक के जो नियम थे वो नियम आधारित थे आपके पहले वर्ग के प्रथमाक्षर पर, ता चा ता ता पा पर। अब जो आपके नियम हैं वो ता और दा संबंधी होंगे। किससे संबंधी होंगे? ता और दा संबंधी। देखते हैं नियम क्या है। नियम देखते हैं क्या है। नियम है अगर ता और दा का योग चा और छा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन चा में हो जाएगा। अगर ता और दा का योग जा और झा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। अगर इसी ता और दा का योग टा या ठा से होगा तो फिर इसी ता और दा का परिवर्तन टा में हो जाएगा। और आगे भी ऐसे ही, अगर इसका योग डा और ढा से होगा तो इसका परिवर्तन डा में हो जाएगा, और अगर इसका योग ला से होता है तो फिर इसका परिवर्तन ला में हो जाएगा। नियम क्या है? अर्थात अगर ता और दा का योग चा छा से होगा तो इसके पहले वाले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। किसका? ता और दा का। अगर इसका योग जा और झा से होता है तो फिर इसी ता और दा में जो भी आएगा उसका परिवर्तन पहले वाले वर्ण अर्थात जा में हो जाएगा। इससे होगा तो टा में, अगर डा और ढा से होगा तो डा में, और अगर ला से होगा तो फिर किससे परिवर्तन हो जाएगा? ला में। किसका? अगर ता होगा तो ता का, अगर दा होगा तो ता का। देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है? शब्द लिखा है महत प्लस छत्र। ये भी आपके सभी इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। मैंने एक छाट छाट करके उदाहरण आपको समझाए हैं या आपको बताना चाहा है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। शब्द है महत प्लस छत्र। ता क्या है? ये आया ता। उसका योग किससे हो रहा है? छा से। और अगर ता और दा का योग चा या छा से होगा तो ता का परिवर्तन या दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा में। अर्थात इस ता के स्थान पर क्या आ जाएगा? चा। क्योंकि ता अर्ध रूप में है तो चा भी कैसा रहेगा? अर्ध रूप में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा महच्छत्र। शब्द क्या बन जाएगा?
महज छत्र। तो महत प्लस छत्र शब्द क्या बन जाएगा? महज छत्र। अगला शब्द है उत प्लस ज्वल। ये हमने आपको इससे पहले वाले नियम में भी बताया था और यहां भी बता रहे हैं, क्योंकि दोनों नियम का उदाहरण ये है। अगर ता या दा का योग किससे हो जाए? जा या झा से हो जाए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। और मैंने आपको बताया है कि ये वर्तनी में क्या है? महत्वपूर्ण शब्द है। अगला उदाहरण है वृहद प्लस टीका। अगर दा का योग टा से होता है तो दा का परिवर्तन टा में हो जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा वृहद टीका। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा वृहद टीका या वृहद टीका। आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा। टीका क्या होता है? जो भी आपके ग्रंथ होते हैं उसके बदले में जो थोड़ा परिवर्तन के बाद कोई एक दूसरी रचना लिखी जाए, उसी को कहते हैं कि ये उस ग्रंथ की क्या है? टीका है, या उस ग्रंथ पर क्या लिखी गई है? टीका लिखी गई है। अगला शब्द है उत प्लस डयन। ता का योग अगर डा और ढा से हो तो ता और दा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। शब्द ता का परिवर्तन डा में, तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा उड्डयन। शब्द क्या बन जाएगा? उड्डयन। अगला उदाहरण है अगर ता और दा का योग ला से हो तो परिवर्तन ता और दा का किसमें हो जाएगा? ला में हो जाएगा। और शब्द हमने लिख दिया सत प्लस लेखना। ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ला में। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा शल्लेखना। शब्द क्या बन जाएगा? शल्लेखना। और अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण श्रावण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, जा करके इसी संलेखना पद्धति से, अर्थात उपवास रख करके प्राण त्याग करना, वही क्या कहलाता है? संलेखना। इसी विधि से अपने प्राणों की आहुति दी थी या अपने जीवन को समाप्त किया था। यह है व्यंजन संधि का तीसरा नियम। और अब ता और दा संबंधी नियम ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला नियम क्या है? देखिए, अगला नियम व्यंजन संधि का क्या है? अगर इसी ता और दा का योग किससे हो जाए? सा से हो जाए। और ये सा कैसा है? इस सा को कहते हैं तालव्य सा। कौन सा सा? तालव्य सा। अगर ता और दा का योग तालव्य सा से हो जाए तो अब तक केवल पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होता था, अब दोनों में परिवर्तन होगा, अर्थात ता और दा का परिवर्तन चा में हो जाएगा और इस सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। क्या? अगर ता और दा का योग तालव्य सा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन चा में और इस तालव्य सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट शब्दों में से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी शब्द ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम कहेंगे हाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने में भी हो सकता है अटपटे लगे। जैसे शब्द लिखा है उत प्लस श्वास। अगर ता का परिवर्तन किससे? तालव्य सा से हुआ तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आप जानते हैं चा में हो जाएगा। सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? छा में हो जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? उच्च। चूंकि ता आधा है, उसके बाद सा भी आधा है, तो हमने लिख दिया कौन सा? छा। उसके बाद आप जानते हैं सा अधूरा था, तो हमने छा के नीचे क्या लगा दिया? हलंत। उसके बाद वा लिखा था, हमने वा लिख दिया, और सा लिखा था, सा लिख दिया। शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया उच्छ्वास। उत प्लस श्वास, शब्द क्या बनेगा? उच्छ्वास। अगला उदाहरण है शरद प्लस सस। दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा में। सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? छा में। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा शरच्छसी। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा शरच्छसी। शरद प्लस ससी, शब्द क्या बन जाएगा? शरच्छसी। अगला उदाहरण है उच्छिष्ट। ये हमने एक में करके लिख दिया। क्यों? आपको पता है अगर चा है तो इधर शब्द कौन सा होगा? ता या तो दा, और दा वाले बहुत कम उदाहरण हैं, तो हमने लिख दिया उत
उसके बाद आपको पता है ये छा किसके स्थान पर आया होगा, सा के स्थान पर, तो हमने शब्द लिख दिया शा। उसमें छोटी ई की मात्रा, तो इसमें छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद सा और टा, शब्द क्या बनेगा, उत प्लस शिष्ट, शब्द क्या बनेगा, उच्छिष्ट। और उच्छिष्ट ये एक शब्द में पूछा जाता है। उच्छिष्ट क्या होता है, भोजनोपरांत बचा भोजन, भोजन करने के उपरांत जो भोजन बचता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, जिसको कह देते हैं जूठन, उसी को कहते हैं क्या, उच्छिष्ट। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है, उच्छृंखल, चा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, छा के स्थान पर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा उत प्लस श्रृंखल, शब्द क्या बनेगा, उत प्लस श्रृंखल। और श्रृंखला भी आपके वर्तनी में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उत प्लस श्रृंखल शब्द बन जाएगा उच्छृंखल, और ये भी एक शब्द में पूछा जाता है। और एक शब्द क्या होता है, जो किसी भी नियम को ना माने, जो किसी भी नियम को ना माने वही कहलाता है क्या, नियम ना माने वही कहलाता है क्या, उच्छृंखल। तो ये एक शब्द भी है और संधिर शब्द भी है और विशेष वर्तनी शुद्धिकरण वाले शब्द भी हैं, तो आपको इनको याद रखना है। देखते हैं अगले उदाहरण या अगला नियम। अगला नियम फिर उसी ता और दा संबंधी ही है, लेकिन कुछ तो परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, अब तक योग ता और दा का किससे होता था, तालव्य सा से। अब इस ता और दा का योग किससे होगा, हा से होगा। परिवर्तन क्या होगा, अगर ता और दा का योग हा से होता है तो ता और दा का परिवर्तन सदैव दा में हो जाएगा, और इस हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। ता और दा का परिवर्तन दा में हो जाएगा, हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, अगर ता का योग हा से होगा तो ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। अर्थात ये शब्द आपका कुछ ऐसा बनेगा, ता के स्थान पर हमने लिख दिया दा, उसके बाद हित के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, धित, तो शब्द क्या बन गया, उद्धित। और उद्धित शब्द आपने अगर आपने व्याख्या संदर्भ की होगी तो आपने इस शब्द का प्रयोग किया होगा, और इसी को अगर हम संयुक्त रूप में लिख दें तो आपने इसको ऐसा लिखा देखा होगा, शब्द क्या बनेगा, उद्धित। अगला उदाहरण क्या है, सित प्लस हांत, ता का योग हा से तो ता का परिवर्तन दा में, हा का परिवर्तन धा में, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सिद्धांत। सित प्लस हांत शब्द क्या बन जाएगा, सिद्धांत। महत्वपूर्ण शब्द है। उद्धार, आपको पता है पहला शब्द क्या हो जाएगा, उत, क्यों, क्योंकि छोटा ऊ में कोई परिवर्तन होगा नहीं, दा और धा है तो दा का परिवर्तन ता में परिवर्तन के बाद आया होगा, तो उत। उसके बाद धा का परिवर्तन हा के अनुसार होता है, और चूंकि धा में मात्रा दीर्घ आकी है तो हा में मात्रा दीर्घ आकी, तो उत प्लस हार शब्द क्या बन जाएगा, उद्धार। अगला उदाहरण है पद्धति, क्या है, पद्धति। तो वैसे ही यहां उत था, लेकिन अब यहां क्या होगा, यहां शब्द पत नहीं बल्कि क्या होगा, पद होगा, और उसका योग किससे हो जाएगा, उसका योग हो जाएगा हति से। तो आपको पता है दा का परिवर्तन दा में हो जाएगा, हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा पद्धति। अर्थात पद प्लस हति शब्द क्या बन जाएगा, पद्धति। और इसका विग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पद के स्थान पर आप पत लिखते हैं तो इसका अर्थ पतन हो जाता है, और फिर ये क्या होता है, निरर्थक शब्द बन जाता है, और वर्तनी आपकी गलत हो जाएगी, अर्थ भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इसका विग्रह ध्यान देना है। अब ये नियम था आपका पांचवा नियम। तो पांचवा नियम आपका क्या है, अगर ता और दा का योग हा से होगा तो ता और दा का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। उदाहरण समझ लिया आपने। अब देखते हैं अगला उदाहरण या अगले संधि के नियम, जो कि व्यंजन संधि का नियम है। और नियम क्या है अब समझिए।
अगला नियम क्या है, अगर दीर्घ अ, अब ता और दा संबंधी नियम आपके क्या हुए, समाप्त हो गए। इससे पहले प्रथम वर्ण वाले जो नियम पढ़े थे वो भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब आपके विशेष नियम आए। नियम क्या है, यदि दीर्घ आ या किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का अर्थ क्या है, या तो छोटा आ, या तो ह्रस्व ई, या तो ऊ, या तो क्या री, ये चारों ही वर्ण क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। अगर दीर्घ आ या किसी ह्रस्व स्वर का योग छा से हो जाए तो फिर चा का आगम हो जाता है किससे पहले, छा से पहले। और याद करिए इसी का उदाहरण हमने आपको सबसे पहले बताया था, अनु प्लस छेद और मिल करके ये शब्द क्या बना था, शब्द बना था अनुच्छेद। शब्द क्या बना था, शब्द बना था अनुच्छेद। इधर क्या है, इधर है आपका स्वर। स्वर कौन सा, ह्रस्व स्वर। उसका योग हो रहा है किससे, छा से। और अगर छा से योग हो रहा है तो ये चा कहां से आ गया, पहले से तो था नहीं, अर्थात इस चा का आगम हुआ है और किससे पहले, इस वाले छा से पहले। तो ये इसी का उदाहरण है। और अब आप यहां नियम पढ़ रहे हैं, और नियम क्या है कि अगर दीर्घ आ या किसी ह्रस्व स्वर का योग छा से होगा तो चा का आगम उस छा से पहले हो जाएगा। जैसे शब्द लिखा है स्व प्लस छंद, वा के बाद आप जानते हैं स्वर कौन सा निकलेगा, आ। अर्थात किसी भी ह्रस्व स्वर का योग अगर छा से हो तो फिर चा का आगम कहां, छा से पहले। और ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। अगला उदाहरण वी प्लस छेद। आप समझ रहे हैं यहां कौन सा स्वर है, ई। क्यों, क्योंकि वा के साथ मात्रा कौन सी है, ई की। उसका योग किससे हो रहा है, छा से। तो चा का आगम हो जाएगा छा से पहले और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा विच्छेद। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा विच्छेद। और विच्छेद विलोम किसका है, विच्छेद विलोम है संधि का। इसका विलोम है, संधि का विलोम है, याद रखिएगा। अगले उदाहरण वो हैं जो आपने देखा होगा सामान्यतः ये गलत ही लिखे होते हैं, लेकिन चूंकि आप संधि पढ़ रहे हैं, आप इनके निर्माण की प्रक्रिया जानते हैं, तो आप इनको गलत नहीं करेंगे। जैसे आपने शब्द केवल दिखा होगा, लिखा होता है मात्र छाया। वर्तनी की दृष्टि से वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि अगर शब्द ये ऐसे लिखा है मातृ प्लस छाया, तो आपने नियम क्या पढ़ा है, अगर ह्रस्व स्वर का योग, यहां कौन सा ह्रस्व स्वर है, री। अगर इस ह्रस्व स्वर का योग छा से होगा तो फिर चा का आगम हो जाएगा इस छा से पहले। तो फिर छा के साथ क्या जुड़ा रहेगा, चा। और फिर ये शब्द मात्र छाया नहीं बल्कि शब्द क्या बनेगा, मातृ छाया। यही शब्द अगर होता पितृ छाया तो भी बनता पितृ प्लस छाया और बराबर करके पितृ छाया। बात समझ गए, ठीक। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है, छत्र, छत्र छाया। अब ये चूंकि री तो नहीं है लेकिन इसमें त्रा है, छत्र प्लस छाया। और आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ाया है कि अगर ह्रस्व कोई भी स्वर हो उसका योग छा से होगा तो चा का आगम छा से पहले हो जाएगा। अर्थात ये शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा छत्र छाया। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द है, मातृ छाया और छत्र छाया। तो ये नियम आपका था नियम नंबर 6, और कौन से, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम भी है, लेकिन अब जो भी आपके 2 नियम बचे हैं, अब कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। व्यंजन संधि में हमने आपको टोटल 8 नियम बताए हैं, और आप किताबों में देखेंगे तो इन्हीं नियमों को इधर उधर करके लिखा गया है। मैंने आपको उन्हीं को एक हिसाब से संकलित करके बताया है। नियम क्या है, अब दोनों नियम इसी पंचमाक्षर अर्थात मां संबंधी होंगे। क्या है नियम, अगर इस मां का योग किसी भी वर्गीय वर्ण से हो जाएगा तो मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इस मां का योग किसी वर्गीय व्यंजन से होगा तो मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर शब्द लिखा है सम प्लस कलन, चूंकि
इस माँ का योग किसी वर्गीय व्यंजन से हो रहा है तो माँ इसी वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर अर्थात किसमें अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शब्द बनेगा क्या? तो ये शब्द बनेगा संकलन। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा संकलन। लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो सामान्यतः ऐसे शब्द किताबों में बहुत कम ही देखे हैं, तो हम आपको अब यहीं से एक नियम लिखवा रहे हैं और नियम को आप नोट रूप में याद रखेंगे। और नियम क्या है कि अगर या यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले, यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले, यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले उसी का पंचमाक्षर आ जाए, उसी का पंचमाक्षर आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, वर्ण आए, तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जो आप ऊपर बिंदी देखते हैं वो अनुस्वार है, तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यही है आपका नियम। और ये नियम दिया किसने? ये नियम दिया किशोरीदास वाजपेयी। और नियम क्या है? अगर किसी वर्गीय व्यंजन से पहले उसी का पंचमाक्षर आ जाएगा तो वो पंचमाक्षर के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि किसमें? अनुस्वार रूप में अर्थात इस बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको ये ना लिख करके बल्कि इस पंचमाक्षर को बिंदी अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित कर दिए और उसके बाद शब्द क्या लिख दिया? कलन। तो ये भी शब्द क्या हो गया? संकलन। यही नियम आपके आगे भी चलेगा। जैसे शब्द लिखा है अलम प्लस कार, तो वैसे तो माँ का परिवर्तन होना चाहिए का वर्ग के पंचमाक्षर में, लेकिन चूंकि इसको हम बिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, अनुस्वार में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो ये शब्द मूल रूप से कैसा बन जाएगा? ये मूल रूप से शब्द बन जाएगा अलग। ऐसे ही शब्द लिखा है संग्रहालय, और ये आपको पढ़ी हुई संधि अर्थात स्वर संधि की याद भी दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? शब्द लिखा है संग्रहालय, ये शब्द बनेगा शम, उसके बाद शब्द बनेगा ग्रह और उसके बाद शब्द बनेगा आलय। शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बनेगा आलय। और ये उदाहरण आपके लिए इसलिए लाते हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लोग क्लास के अतिरिक्त कितना हिंदी को महत्व देते हैं और पढ़ते हैं। तो सम प्लस ग्रह मिलकर के शब्द क्या बन जाएगा? संग्रह। तो यहां तो संधि होगी, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। लेकिन ग्रह प्लस आलय, चूंकि आ का आ से योग होगा, परिवर्तन दीर्घ आ में होगा, तो ये कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो संग्रहालय ऐसा शब्द है जिसमें पहले व्यंजन संधि है और उसके बाद स्वर संधि है और स्वर संधि का दीर्घ संधि है, तो शब्द बन जाएगा संग्रहालय। ऐसे ही शब्द है धनंजय। आपको पता है कि व्यंजन संधि इसी अनुस्वार के स्थान पर हुई होगी और अनुस्वार इस वर्ग का पंचमाक्षर होगा, तभी वो बिंदी अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित हुआ है। अर्थात अगर हम कहें शब्द लिखा होगा ये क्या, तो शब्द लिखा होगा धनम, उसके बाद शब्द क्या लिखा होगा? शब्द लिखा होगा जय। अब देखिए एक जानकारी आपको और बता देते हैं कि अगर आपसे कहे कि धनंजय शब्द में ऊपर जो ये अनुस्वार लगा हुआ है ये किस वर्ण को इंगित करता है या किस वर्ण के स्थान पर आपने इस अनुस्वार का प्रयोग किया है, तो आप इसी नियम को ध्यान करेंगे कि यदि किसी वर्गीय वर्ण से पहले उसी का पंचम वर्ण आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित होगा। अर्थात अगर इस जा से पहले ये बिंदी है, अनुस्वार है, तो जा वर्ग जिस वर्ग का होगा उसी का पंचमाक्षर अर्थात कौन, इया के स्थान पर कौन सा वर्ण आया है? अनुस्वार। अगर कहीं आपको किससे, आपको मान लीजिए पा से पहले या कहीं आपको गा से पहले बिंदी मिल जाए, अनुस्वार मिल जाए, तो ये किसके स्थान पर आई होगी? अनुस्वार। तो ये आया होगा अनुस्वार हमेशा का वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर।
क्यों आएगा, नियम हमने आपको लिखवा दिया। अब है आपका व्यंजन संधि का अगला नियम, और अगला नियम क्या है, वो है यदि इसी माँ का योग, पंचमाक्षर अर्थात माँ का योग किससे, किसी न किसी व्यंजन से ही होगा, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो टोटल वर्गीय व्यंजन से तो हो गया, तो वो अपने ही वर्ग के या जो भी आपका वर्गीय व्यंजन होगा उसके पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब बचे कौन कौन से, तो बचे अंतस्थ, और कौन से बचे, बचे उष्म। और सीधा नियम है कि अगर पंचमाक्षर अर्थात माँ का योग किसी अंतस्थ अर्थात या, रा, ला, वा, कौन कौन से, या, रा, ला और वा, इनसे हो जाए, या किसी भी ऊष्म वर्ण अर्थात कौन कौन से, शा और शा और सा और इसके अलावा हा, इन चार वर्ण, अगर इस माँ का योग इन आठों वर्ण अर्थात अंतस्थ या ऊष्म से हो जाए तो माँ सीधे अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कुछ नहीं करना, इसको हटा करके सीधे ऊपर क्या लगा देना है, अनुस्वार अर्थात बिंदी। तो सम प्लस योग शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे शब्द बन जाएगा संयोग। ऐसे ही सम प्लस सार शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा संसार। क्यों, क्योंकि माँ का योग किसी भी अंतस्थ या ऊष्म से होने पर इस माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। ऐसे ही शब्द लिखा है संविधान, और इंपॉर्टेंट शब्द है, संविधान में विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, शब्द क्या बन जाएगा, संविधान। ऐसे ही शब्द लिखा है संहार, इसका अर्थ क्या होगा, इसका विग्रह होगा सम प्लस हार, विग्रह क्या होगा, तो विग्रह हो जाएगा सम प्लस हार और शब्द क्या बन जाएगा, संहार। और अगला उदाहरण और अंतिम उदाहरण है संरक्षक, और संरक्षक का विग्रह क्या होगा, संरक्षक का विग्रह होगा सम प्लस रक्षक, शब्द बन जाएगा संरक्षक। तो ये थे आपके व्यंजन संधि के नियम, और इन्हीं नियमों के साथ आपकी व्यंजन संधि की क्या होती है, समाप्ति होती है। आशा करते हैं कि व्यंजन संधि आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।